हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 3 का यूनिट 3 करेंगे आज, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स काउंसलिंग। तो इसमें हम चाइल्ड राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके कौन कौन से राइट्स होते हैं, क्यों ज़रूरी है चाइल्ड राइट्स के बारे में पढ़ना, और चाइल्ड प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, और ऐसे बच्चों को जिनकी चाइल्ड राइट्स वायलेट होते हैं या जो वनरेबल चाइल्ड होते हैं उनकी काउंसलिंग किस तरह की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन में ये बता रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड ensuring the rights of a children will not only protect the child but also provide him opportunities to achieve all round growth and development। तो जो हम चाइल्ड राइट्स या चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ प्रोटेक्शन या सिर्फ ये चीज़ इंक्लूड नहीं है कि आप उनके राइट्स उनको दिलवा दोगे या उनकी प्रोटेक्शन करोगे। इसमें उनकी ऑलराउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा जाता है। और क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें बच्चों की पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री इसमें जिसका बहुत बड़ा रोल है, वो है वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका बहुत बड़ा रोल है चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन में। और किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे इंडिया में चिल्ड्रन ज़्यादातर फेस करते हैं, तो ये कुछ डेटा यहाँ दिया है जो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। जैसे लो बर्थ वेट क्यों होता है? क्योंकि मेल न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि उनकी मदर जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो बच्चे का लो बर्थ वेट होता है। और चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन होता है, पैदा होने के बाद भी बच्चे को ढंग से खाना पीना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। फिर नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है, जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको मोर्टालिटी में या तो वो उनको मार दिया जाता है या उनकी डेथ हो जाती है मेल न्यूट्रिशन की वजह से, या कई बारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी उनको मार दिया जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इतनी सारी जितने भी ये डेटा ऊपर इन्होंने दिया हुआ है अपना 2001 का, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि ये पता चलता है साफ साफ कि हमारी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और जो चाइल्ड राइट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर नहीं है, इस वजह से बच्चों का यहाँ पे इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो बच्चों की चाइल्ड राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, उनके राइट्स और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो चाइल्ड राइट्स से इन्होंने शुरू किया है इंडिया में चाइल्ड राइट्स के बारे में। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो उसको शॉर्ट में NCPCR बोलते हैं। तो इसमें क्या था? द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। द कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी नोटिफाइड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन December 29, 2006। तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी, कि ये जो NCPCR है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको नोटिफाई किया था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन December 29, 2006। इसमें चेयरपर्सन के अलावा 6 मेंबर्स और होते हैं जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड से होते हैं, जैसे चाइल्ड हेल्थ की फील्ड से, एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन की फील्ड से, चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट की फील्ड से हो सकता है, जुवेनाइल जस्टिस की फील्ड से हो सकते हैं, चिल्ड्रन एंड डिसेबिलिटीज़ की फील्ड से हो सकते हैं, तो अलग अलग, चाइल्ड साइकोलॉजी की फील्ड से हो सकता है। तो ये सारे लोग जो हैं इसके मेंबर्स होते हैं। अभी NCPCR किस चीज़ को फोकस करता है? ये इसका मेन फोकस ये होता है कि चाइल्ड राइट्स जो है वो वायलेट नहीं होने चाहिए। फॉर द कमीशन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 0 to 18 ईयर्स इज इक्वल इम्पोर्टेंस। तो जो भी बच्चे 18 साल तक के हैं और उससे कम हैं उनकी प्रोटेक्शन करना इनका मेन एम है। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, उन्होंने भी एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन फॉर्मुलेट किया है। और द प्रायोरिटी एरियाज इन द प्लान, मतलब उस प्लान में प्रायोरिटी एरियाज क्या है? बच्चों की हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, वाटर, सैनिटेशन जो बेसिक नीड्स होते हैं, और एनवायरनमेंट, इस चीज़ के ऊपर वो फोकस करेंगे। हु इज़ अ चाइल्ड, तो एक लॉ की अगर उसमें लैंग्वेज में बोला जाए तो चाइल्ड इज समवन हु इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जिसका 18 ईयर्स ऑफ एज अभी तक नहीं अटेन करा है वो चाइल्ड माना जाता है। और बिलो 18 का जैसे कहते हैं कि मैरिज कराना भी अलाउड नहीं है, इलीगल मानी जाती है, या वो वोट भी नहीं दे सकते। अगर बॉय है तो उसकी मैरिज 21 ईयर्स से नीचे नहीं करा सकते हैं। ये कौन से एक्ट में आता है? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंड एक्ट 1929।
तो इसलिए 18 एक जो है एडल्टहुड वाली एज मानी जाती है, जिसके बाद एक चाइल्ड एडल्ट बन जाता है, उससे पहले वो एक चाइल्ड या माइनर कहलाया जाता है। सो अ चाइल्ड बाय लॉ, चिल्ड्रन डू नॉट हैव ऑटोनॉमी और द राइट टू मेक डिसीजंस। उनके पास खुद के पास इतनी ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस नहीं होती है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने आप ले सके ऑन देयर ओन फॉर देमसेल्व्स इन एनी नोन जुरिस्डिक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी भी वर्ल्ड की किसी भी जुरिस्डिक्शन में जो 18 साल से कम एज के बच्चे होते हैं, उनके लिए उनका डिसीजंस उनके पेरेंट, टीचर्स और दूसरे इंपॉर्टेंट लोग लेते हैं, उनके केयर गिवर्स लेते हैं। बच्चे खुद अपना डिसीजन नहीं लेते हैं। इनके राइट्स क्या होते हैं, जिसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं, जैसे उनकी प्रोटेक्शन, सबसे बड़ा राइट है उसकी प्रोटेक्शन, बच्चे की प्रोटेक्शन। The rights of special protection and care afforded to the young, including right to association with both biological parents, अपने biological parents से associate करना, their identity as well as basic need for food, अपनी identity create करना, उनके basics need पूरे होना, education और health care मिलना, ये सारे उनके basic rights हैं child के। और ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला राइट है राइट टू सर्वाइवल, तो चाइल्ड को जिंदा रहने का राइट है, सर्वाइव करने का राइट है। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि एक 20 वीक्स ऑफ कंसेप्शन, मतलब कंसेप्शन के 20 हफ्तों बाद ही एक बच्चे की लाइफ शुरू हो जाती है। उसके बाद उसका एक राइट उसके पास आ जाता है कि उसको राइट टू बी बॉर्न, उसको पैदा होने का हक है, उसको न्यूट्रिशन का, हेल्थ का हक है, केयर, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों का हक है। दूसरा जो राइट है राइट टू प्रोटेक्शन, के वो उसको अब्यूज से बचने का हक है, एक्सप्लॉयटेशन से, निगलेक्ट से। तो चाइल्ड हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम निगलेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। तीसरा राइट आता है राइट टू पार्टिसिपेशन, कि वो किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है जो उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो यहाँ पे बच्चा अपने से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो उसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, ये उसका राइट है। फिर है राइट टू डेवलपमेंट, किस तरह से डेवलपमेंट, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये तीनों चीज़ें, इन तीनों फील्ड में डेवलप होने का राइट उस बच्चे के पास होता है। और जैसे इमोशनल डेवलपमेंट में कैसे, बाय प्रॉपर केयर एंड लव, उसको केयर लव मिलना चाहिए। मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए प्रॉपर। और फिजिकल डेवलपमेंट में उसको रिक्रिएशनल, प्ले, न्यूट्रिशन वगैरह मिलनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज ऑल चिल्ड्रन सर्टेन राइट्स। तो यहाँ पे इन्होंने राइट लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, बच्चों के लिए जो है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन 6 तो ये राइट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन तक हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है। कितने साल तक के, 14 साल तक के। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट टिल एज 14, तो एज 14 तक कोई भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट ना करें जिसमें बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह में बच्चों को लगा लेते हैं, या वो क्रैकर्स वगैरह बनाने में लगा लेते हैं, तो वो चीज़ हैजार्डस हो सकती है उनके लिए, तो ऐसे कोई भी काम नहीं करना है। ये आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर ऑक्यूपेशंस अनसूटेड टू देयर एज एंड स्ट्रेंथ। तो कोई भी ऐसा इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन नहीं करना है जो उनको ज़बरदस्ती जिसमें कराया जाए, जो उनकी एज या उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ना हो। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 39E में। एंड राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम, डिग्निटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सारी चीज़ें राइट्स उसमें लिखे हुए हैं। और इसके अलावा भी जो नॉर्मल राइट्स हर किसी के लिए हैं, उसमें वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, पर्सनल लिबर्टी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट टू बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ट्रैफिक्ड एंड फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबर, जैसे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना, और ज़बरदस्ती लेबर वर्क, ज़बरदस्ती काम ना करवाना, ये राइट होता है। राइट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल टू बी प्रोटेक्टेड, जो वीकर सेक्शन है उनको सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करना, एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना।
फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या होता है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन भी एक तरीके का चाइल्ड राइट ही होता है। यूनिसेफ ने बोला हुआ है द चाइल्ड प्रोटेक्शन एज द प्रिवेंशन ऑफ और रिस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट्स ऑफ अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस, निगलेक्ट। तो अगर किसी बच्चे को अब्यूज़ हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसके साथ वायलेंस हो रहा है या उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी या उस चीज़ को रोकना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर आता है। जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह हो गया या चाइल्ड लेबर हो गया, इस तरह की चीज़ों से बचाना। According to Integrated Child Protection Scheme ICPS, protection is about keeping child safe from a risk। तो बच्चे को सेफ रखना रिस्क से, और उन बच्चों को पहचानना जो बहुत ज़्यादा वनरेबल है। वनरेबल कौन से होते हैं? जो बच्चे बहुत ही अनसेफ होते हैं, जिनका कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता है, जिनका कोई देखने वाला नहीं होता है, जो बहुत ही रिस्क पे होते हैं, उनको वनरेबल बोला गया है। तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, डिसेबिलिटी, फीमेल फिटिसाइड, जैसे बच्चों को मार दिया जाता है जो फीमेल्स होती हैं, इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्रीफाइस भी कहीं, जैसे ट्रेडिशन होते हैं कहीं में कि बच्चों को सेक्रीफाइस करना है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो स्कूल में जो पनिशमेंट दी जाती हैं फिजिकल, एंड एग्जामिनेशन का प्रेशर से, या बच्चा जो सुसाइड करते हैं बच्चे उस प्रेशर की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो वहाँ के बच्चों को बचाना, और वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में, या HIV एड्स। तो ये सारे मेन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। चाइल्ड राइट और चाइल्ड प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क है? चाइल्ड राइट आर दी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और आइडियल्स, दे आर एंटाइटलमेंट एंड सम ऑफ देम आर जस्टिफाइएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये वो राइट्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो जस्टिफाइएबल हैं कोर्ट में। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक तरह का राइट है, इज़ वन ऑफ दीज राइट्स। चाइल्ड प्रोटेक्शन भी राइट के अंदर ही आता है, पर ये बहुत बड़ा राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें गवर्नमेंट, पुलिस, स्कूल, सिविल सोसाइटी, सबका रोल माना जाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन में। तो ये एक तरह से ट्रीटमेंट ना हो के प्रिवेंटिव मेजर है कि चाइल्ड को पहले से ही आपने प्रोटेक्ट करना है कि उसके साथ किसी भी तरह का वायलेशन ऑफ राइट ना हो। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसके जो राइट्स हैं चाइल्ड के, वो किसी तरीके से वायलेट ना हो, इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चाइल्ड का राइट है। और इसमें ये देखा जाता है द मैकेनिज्म टू रीलोकेट, जो बच्चे रिस्क पे होते हैं, जिनकी फैमिलीज नहीं होती हैं, जिनको प्रॉपर एजुकेशन और ये सब नहीं मिलता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस में कितना ऐसा हुआ है कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है पैंडमिक की वजह से, तो क्या किया जाता है उन बच्चों को? उनको रीलोकेट किया जाता है, कहीं केयरिंग फैमिलीज़ को दे दिया जाता है अडॉप्शन के लिए, फॉस्टर केयर होम्स में दे दिया जाता है, जहाँ उनको अच्छी एजुकेशन और सर्विसेज मिल सके। फिर ये चाइल्ड राइट काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे काउंसलिंग किसको ज़रूरत पड़ती है? जो मैंने आपको बोला, जो रिस्क पे होते हैं बच्चे, या जिनकी कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता है, तो वनरेबल चाइल्ड होते हैं, मतलब जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जो डिफेंसलेस होते हैं, जो अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं सर्कमस्टांसेस पे, पावरलेस हो जाते हैं। तो उन लोगों को इन्होंने वनरेबल चाइल्ड की कैटेगरी में डाला हुआ है, जिनको हर तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वनरेबिलिटी इज ऑल्सो मेजर्ड बाई चाइल्ड्स कैपेसिटी फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एज वाइज हो, मतलब एज से नहीं आप बता सकते कि अगर 6 साल से छोटा है तो वो ज़्यादा वनरेबल होगा, ऐसे नहीं है। 10 साल का भी है, 12 साल का भी है, चाहे 14 साल का भी है, लेकिन अगर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो वो वनरेबल की कैटेगरी में आता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स फर्दर कंपाउंड चिल्ड्रंस वनरेबिलिटी, तो क्या फैक्टर्स हैं जिससे पता चलता है कि चाइल्ड वनरेबल है? एज, विद इन एज, यंगर चिल्ड्रन स्पेशली दोज बिलो एज 6 ईयर्स से जो छोटे होते हैं वो तो होते ही हैं, उनको तो माना ही जाता है। उसके अलावा जो डिसेबल होते हैं, फिजिकली या मेंटली डिसेबल होते हैं, पावरलेस होते हैं बच्चे, जो जिनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उनको, बच्चों को डोमिनेट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, वो उनके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो पावरलेस हो जाते हैं। डिफेंसलेस हो जाते हैं, जिनका कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं होता है।
पैसिविटी ड्यू टू सिचुएशन और ट्रीटमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड इज एनस्लेव्ड, किसी को चाइल्ड को एनस्लेव किया हुआ है, किसी ने अपना स्लेव बना के रखा हुआ है। इनविजिबल मतलब जिनको सिस्टम कभी पहचान ही नहीं पाता है, कि वो भी जैसे जो काउंटिंग में ही नहीं आते हैं कभी, जिनका पता ही नहीं चलता है, जिनको जिनको जो गवर्नमेंट के डेटा में नज़र ही नहीं आते हैं, जिनको ढूंढना पड़ता है जाके, ऐसी जगह पे होते हैं जो इनविजिबल हो जाते हैं। Integrated Child Protection ICPS defines vulnerability in two categories: child in need of care and protection, child in conflict with law। तो एक तो वो हो गए जिनको केयर और प्रोटेक्शन की नीड है, दूसरा वो जिनको जो लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में है, जिन्होंने कोई ऐसा ऐसा काम किया है जो अगेंस्ट द लॉ है। अब जो केयर और प्रोटेक्शन की नीड में होते हैं वो कौन से वाले हैं? पहली वाली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, वो कौन से वाले हैं? जिनका घर नहीं होता है रहने के लिए, जिनको थ्रेटन किया गया है, किसी तरीके से हार्म किया गया है, अब्यूज़ किया गया है, जिनको फिजिकली या मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप कर दिया गया हो किसी रीज़न की वजह से, जिसके पेरेंट्स अनेबल है उनका ध्यान रखने के, ऑर्फन हो सकता है जिसकी कोई फैमिली नहीं है, जो घर से भाग जाते हैं जैसे, जो सेक्सुअली या मेंटली इमोशनली भी टॉर्चर हुए हों, एक्सप्लॉइट हुए हों फिजिकली, जिनको ट्रैफिक किया जाता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में जो बच्चे फंस जाते हैं, जिनको अब्यूज़ किया जाता है, या जिनको इलीगल एक्टिविटीज़ में डाल दिया जाता है। फिर दूसरी कैटेगरी ये कह रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट इन विद लॉ वाली कैटेगरी में कौन से बच्चे आते हैं? जिन्होंने कोई क्राइम किया है, ठीक है, अंडर द इंडियन पीनल कोड के अंदर जो क्राइम आता है वो किया है। द ICPS ऑल्सो रिकोगनाइज अ थर्ड कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी और इन्होंने एक लिखी है, चिल्ड्रन इन कॉन्टैक्ट विद लॉ। तो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ तो हो गया जो जिन्होंने कोई क्राइम किया है, लॉ के अगेंस्ट गए हैं। कॉन्टैक्ट विद लॉ मतलब जो लॉ के कॉन्टैक्ट में है, या तो वो खुद एक विक्टिम है क्राइम के, या उन्होंने कोई क्राइम देखा है, विटनेस है। तो ऐसे क्योंकि वो बच्चों का ना, उन्होंने ट्रॉमा फेस किया हुआ है, क्योंकि वो विक्टिम है या फिर उन्होंने देखा है किसी को क्राइम करते हुए, तो उनको भी एक वो जो ट्रॉमा उन्होंने फेस किया है उस वजह से उनको भी वनरेबल माना जाता है। तो ज़्यादातर इसमें कैसे बच्चे रिस्क में आते हैं? जो माइग्रेंट फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, जो बहुत ही पुअर फैमिली के, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह के, बैकवर्ड क्लासेस के होते हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ऑर्फन्स होते हैं जो, या जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं उनके भी बच्चे हो सकते हैं, या खुद बच्चे ड्रग अब्यूज़र्स हो सकते हैं, चाइल्ड बेगर्स हो सकते हैं, या स्ट्रीट पे जो काम कर रहे हैं बच्चे वो हो सकते हैं। फिर चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में क्या कह रहे हैं? चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ अ चाइल्ड। तो मतलब अगर आप उसका ह्यूमन राइट वायलेट कर रहे हो तो वो चाइल्ड अब्यूज़ में आता है। वो ह्यूमन राइट इमोशनल होता है, फिजिकल, इकोनॉमिक या सेक्सुअल मेल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो WHO यहाँ पे क्या कह रहा है कि चाइल्ड अब्यूज़ और मेल ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल फॉर्म ऑफ फिजिकल इमोशनल इल ट्रीटमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़, निग्लेक्ट, नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट, कमर्शियल और अदर एक्सप्लॉयटेशन। तो जैसे इसमें बताया हुआ है इन्होंने कि फिजिकल अब्यूज़ में क्या क्या आता है, जैसे आप बच्चे को मार रहे हो, या उसको बीटिंग, बाइटिंग, हिटिंग, स्टैबिंग, बर्निंग, इस तरह की चीज़ें जो फिजिकली हार्म हो रही है। इमोशनल में आप उसको साइकोलॉजिकल मेल ट्रीटमेंट दे रहे हो, जैसे कि उसको सपोर्ट ना करना, किसी तरीके से उसको इंसल्ट करना, रिब्यूक करना, रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज़ के लिए, जो एक बेसिक राइट होता है बच्चे का, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, थ्रेटन करना, उसको डराना, धमकाना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये सारी चीज़ें, जो उसको बी लिटिल करना मतलब उसको बेइज्जती करना या उसका मजाक उड़ाना। सेक्सुअल अब्यूज़ में तो हमें जैसे हमने देखा है कि बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है कई बार विदाउट उनके कंसेंट, क्योंकि उनको उस चीज़ की कई बार नॉलेज भी नहीं होती है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई या प्रोस्टिट्यूशन हो गया, तो इसको सेक्सुअल अब्यूज़ में मानते हैं। और निगलेक्ट का मतलब जब उनके बेसिक जो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक नीड्स को, या उनकी मेंटल हेल्थ केयर या हेल्थ केयर नहीं दी जा रही है, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। एजुकेशन नहीं दी जा रही है उनको, या फिर उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं दी जा रही है जो उनको चाहिए, तो वो निगलेक्ट में आते हैं। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग कैसे की जाती है? काउंसलिंग टू सच चिल्ड्रन कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग वेज। तो पहली चीज़ है प्रॉप यूज़ करके। प्रॉप में आप उनको डॉल दे सकते हो कोई, या कोई स्टफ्ड एनिमल जैसे टेडी बियर्स या ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें दे सकते हो, जिसको बच्चा जब होल्ड करता है तो उसको बहुत रिलीफ फील होता है।
तो ऐसे उनके साथ रोल प्ले करके या उनके आर्ट वर्क में इन्वॉल्व करके, म्यूजिक में पपेट्स वगैरह क्ले, मतलब उनके साथ खेल के, गेम खेल के या इस तरह का ड्रामा सेटअप करके जिसमें वो अपने ट्रॉमा को रिलीज कर सकें, उन चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकाल सकें, तो वो प्रॉप्स यूज़ करके करी जाती है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशंस में बच्चे जो हैं वो अपने आप को सेफ समझते हैं जब वो अपने काउंसलर के साथ बैठ के खेल रहे होते हैं, तो वो जो भी उन्होंने फेस किया होता है, अपना एक्सपीरियंस जो होता है, धीरे धीरे वो उससे अडेप्ट कर पाते हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीखते हैं। दूसरी चीज़ है एजुकेटिंग केयर गिवर को एजुकेट करना है, जो बच्चे का ध्यान रख रहा है। बेशक बच्चे फोस्टर केयर होम में ही रह रहा हो, वहाँ पे भी जो केयर गिवर है उसको भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, उसको ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितने भी महीनों का प्लान हो, लेकिन वो भी उस चीज़ में उसका भी पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो काउंसलर यहाँ पे एक टीचर और एक थेरेपिस्ट की तरह काम करता है, जो चाइल्ड को भी एडवाइस करता है, केयर गिवर को भी, ताकि रिकवरी जल्दी हो सके। और ये कई बार काफ़ी लंबा चलता है ट्रीटमेंट प्लान, स्कूल ईयर्स से लेके अपने जो आगे मैरिज तक कई बार उस बच्चे को ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग की। चाइल्ड अब्यूज काउंसलर ऑल्सो कंडक्ट ग्रुप सेशन भी किया जाता है, जहाँ पे बच्चे देखते हैं कि हमारे अलावा और भी बच्चे हैं जो इस तरह से प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, तो उन्हें वो देख के उनको थोड़ा सा एक ये फीलिंग आती है कि हम अकेले नहीं हैं, और वो जो गिल्ट होता है उनके अंदर वो कम हो जाता है। साइकोथेरेपी या ट्रॉमा फोकस्ड प्ले थेरेपी करी जा सकती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करी जा सकती है, बायो फीडबैक का यूज़ किया जा सकता है, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिलैक्सेशन टेक्निक्स का। स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में भी यहाँ इन्होंने बात करी हुई है। स्ट्रीट चिल्ड्रन कौन होते हैं? जो ये अर्बन एरिया की प्रॉब्लम है, ये बोल रहे हैं कि अर्बन एरियाज में जो सड़कों पे आपको दिखेंगे, मंदिरों में, रेलवे स्टेशन पे, मार्केट में, अंडर द ब्रिजेस, बस स्टॉप, ये सब वो होते हैं जिनके अपने खुद के घर नहीं होते, जो स्ट्रीट पे रहते हैं उनकी फैमिली के साथ। तो ये वो फैमिलीज होती हैं जो माइग्रेटेड होती हैं, जिनका घर नहीं होता है यहाँ पे, वो अपना इधर उधर अपना माइग्रेट करते रहते हैं, जो स्ट्रीट पे कमाने के लिए रहते हैं, मे बी जैसे वो बेगर्स वगैरह होते हैं, और जिनका, और कुछ होते हैं जिनका अपनी फैमिली से टाइज ही नहीं है, मतलब वो अपनी अकेले होते हैं, कोई फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है उनका। सेकेंड और थर्ड कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, जो ये वाली कैटेगरी है और ये वाली कैटेगरी है, हु आर मोस्ट वनरेबल एज दे आर इजी विक्टिम ऑफ अब्यूज़। तो जो बच्चे अकेले आते हैं काम करने के लिए स्ट्रीट पे, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि उनको ही उठा के ले जाया जाता है, किडनैप किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट दी जाती है, तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये कह रहे हैं चिल्ड्रन ऑफ द स्ट्रीट और चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट में बहुत फ़र्क है। चिल्ड्रन ऑफ द स्ट्रीट मतलब जो वहीं रहते हैं, स्लीप ऑन द स्ट्रीट्स, जो उनका जैसे एक तरह से सड़कों पे ही उनका घर होता है। और चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट मतलब जो वहाँ कमाने आते हैं, लेकिन उसके बाद वो रात को अपने घर चले जाते हैं कमाने के बाद, जो भी उनकी जो उनका छोटा मोटा घर होता है, जो भी जैसे झुग्गियों वगैरह में रहते हैं, तो वो ऑन द स्ट्रीट माना जाता है कि आते हैं, कमाते हैं, चले जाते हैं। तो ये दोनों ही कैटेगरीज को वनरेबल माना गया है। अब इनकी काउंसलिंग के लिए एक तो ये कह रहे हैं कि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ भी एक प्रॉब्लम आती है इस केस में। फिर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, इंक्लूडिंग HIV एड्स वगैरह की प्रॉब्लम, और दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज वगैरह। तो इनको एजुकेट करना एक बहुत बड़ा एक रोल है काउंसलर का, कि इनको एजुकेट किया जाए। Ensure that street children participate as a key player in this intervention। तो जो भी इंटरवेंशन काउंसलर यूज़ कर रहा है उसमें ये ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ये इंश्योर करना चाहिए। कोऑर्डिनेट ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी हु वर्क विद द स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो उन स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं, और भी दूसरे ग्रुप्स हैं जो उनको भी पार्टिसिपेट करवाएं। इंश्योर दैट सर्विसेज एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल, और इन बच्चों को भी वो सारी सर्विसेज जैसे काउंसलर वगैरह की वो अवेलेबल होनी ही चाहिए। तो जो भी इंटरवेंशन है उसमें उनको इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी है, उनके बेसिक स्किल्स बिल्ड करने हैं, काउंसलिंग देनी है ताकि उनको हेल्थ सर्विसेज मिल सके, और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट देना है, और साथ साथ एजुकेट करना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में।
तो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनको काफ़ी सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब इंटरनल रिसोर्सेज तो उनके अपने होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस। कई बार वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनके अंदर काफ़ी कैपेसिटी होती है काम करने की। दूसरा होता है एक्सटर्नल, के बाहर से कोई जैसे काउंसलर है, वो जो उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा, उसको हेल्थ प्रोवाइड करवाएगा, एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है, और जिसको पूरा करने में काउंसलर्स हेल्प करते हैं। The question of prevention or treatment of substance abuse and sexual reproductive health problems and providing support to street children can be approached at 3 level. 3 लेवल पे काम हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कम्युनिटी से बियॉन्ड भी जा सकते हैं। इन बच्चों को लाइफ स्किल सिखाने बहुत ज़रूरी होते हैं कि ये असर्टिव रहें। अगर कोई चीज़ इनको नहीं करनी है, जैसे ज़बरदस्ती अगर कोई इनको सेक्सुअल एक्टिविटी में फोर्स कर रहा है, तो उसको मना कर सकें। तो अपनी बात को सामने रखें, जो चीज़ इनको नहीं पसंद है उसको क्लियरली नो कह दें, अपने नीड्स को कम्युनिकेट कर सकें, सोशल प्रेशर्स को झेल सकें, नेगोशिएट करना सिखाएं, एबिलिटी टू डिस्कस एंड गेट अदर्स टू एग्री व्हाट वन वांट्स। तो अपना यूज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए नेगोशिएशन करनी आती हो इनको। क्रिटिकली सोचें, अपने जो भी पोटेंशियल रिस्क है, रिस्क बिहेवियर है, उनके बारे में कि वो जो कर रहे हैं क्या वो आगे उनको हार्म पहुंचा सकता है। तो क्रिटिकली सोचें। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एस्टीम अपनी इंक्रीज करें, और मेक एंड बिल्ड फ्रेंडशिप, अपना सर्कल, सोशल सर्कल इंक्रीज करें, अपने कनेक्शन बढ़ाएं ताकि इनको सोशल सपोर्ट मिल सके। और ये सब चीज़ें अकेले में नहीं होती हैं, इसके लिए बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ पे फिर काउंसलर का, कम्युनिटी काउंसलर्स वगैरह का भी रोल आ जाता है, तो इन लोगों की हेल्प करने में। फिर लास्ट में कह रहे हैं डिसेबल जो होते हैं बच्चे, डिसेबल क्यों होते हैं, जैसे कोई डिसीज़ है या कोई इन्फेक्शन है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको भी बहुत ज़रूरी है प्रोटेक्ट करना। और अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन कैन ऑल्सो, डिसेबिलिटी और कॉर्पोरल पनिशमेंट की वजह से भी हो सकती है। स्कूल में कभी पनिशमेंट मिली जिस वजह से बच्चा डिसेबल हो गया, या जो बच्चों को भीख मंगवाने के लिए कई बार उनके हाथ पैर काट देते हैं, तो ये सब रीज़न भी हो सकता है डिसेबिलिटी का। तो जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, एक ग्रुप थेरेपी हो सकती है, इंडिविजुअल थेरेपी हो सकती है, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग हो सकती है, चाइल्ड साइकेट्रिक काउंसलिंग हो सकती है। तो पहली चीज़ इसमें बोल रहे हैं थेराप्यूटिक बिहेवियरल सर्विसेज बोलते हैं जिसको। ये उनके लिए है जिनको एक्सट्रीम हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिनको बहुत ज़्यादा ही एक तरह से हार्म हो चुका होता है, वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। तो these children may qualify for intensive behavioral treatment in the home, school and community. दूसरा है behavioral life coaching। लाइफ कोचिंग मतलब जो एडोलोसेंट है, जो ट्रांजिशनल एज में अपने, उनको आगे अपनी लाइफ स्किल्स डेवलप करने में जो उस टाइम हेल्प चाहिए होती है। ट्रांजिशनल यूथ प्रोग्राम है, जो जो यूथ है, यंग पीपल है, उनको डेवलप साइकोलॉजिकल इश्यूज में हेल्प करता है प्रॉपर डेवलपमेंट में। बिहेवियरल कंसल्टेशंस है, जो पेरेंट्स और सुपरवाइजर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को सिखा सके कि किस तरीके से आगे अपना कंडक्ट रखना है। और फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशन में फैमिली के पेरेंट्स वगैरह या जो भी केयर गिवर है उनको भी यहाँ पे काउंसिल किया जाता है। और लास्ट में ड्रग अब्यूज़ चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर पूरी पॉपुलेशन में देखा जाए तो बच्चे ही ऐसे हैं जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, बच्चे और एडोलोसेंट्स। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, जिसमें बच्चे अलग अलग तरह के ड्रग्स जैसे वाइटनर, अल्कोहल, टबैको, हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग्स, हर तरीके के ड्रग्स यूज़ करने लगे हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट में बिहेवियरल थेरेपी का यूज़ किया जाता है, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। काउंसलिंग का एम क्या होता है, उनकी कॉग्निटिव प्रॉब्लम को समझना, बिहेवियरल उनकी हैबिट्स को चेंज करना, फैमिली सिस्टम्स को चेंज करना, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना, जब डिज़ायरेबल बिहेवियर हो तो उसको रीइंफोर्स करना। ट्रीटमेंट में ऑल्सो इंक्लूड साइकोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें अभी हमने ऊपर डिस्कस करी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट काउंसलिंग कैन अडॉप्ट अ प्रिवेंटिव अप्रोच, कि पहले ही आप उनको प्रिवेंट करो कि वो इन सब चीज़ों में ना पड़े।
तो काउंसलिंग स्ट्रैटेजीज का नेम है डेवलपिंग अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ knowing, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग एंड एनफोर्सिंग लीगल स्टैंडर्ड्स इन चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो पहले से ही अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट उनको दोगे जिसमें वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे, उनको एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी इन सब चीज़ों की, तो ये चीज़ें हो सकता है आगे प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। तो ये यूनिट 3 यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।